तो यार शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। मतलब ठीक है, ऑब्वियस सी चीज़ है कि थर्सडे को ब्रेक ले लिया मैंने, मगर मैं एक बार फिर से तुम्हें यही बताना चाहता हूं कि थर्सडे को ब्रेक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिया था क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों का नया सेशन यानी कि 2021 टू 22 हम लोग शुरू करने वाले हैं, तो उसकी प्लानिंग की वजह से कभी कभार हम जो है हम गायब हो जाते हैं हमारे रेगुलर सेशन से। बट फाइनली सैटरडे आज है और सैटरडे का जो है सेशन हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, एंड the session is going to contain some questions related to the topic mixture, है ना। मिक्सचर टॉपिक के अंदर मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि भाई हम ऐसे कुछ टॉपिक्स को देखने वाले हैं जो कि आगे आने वाली कक्षाओं में आपके काम आने वाली हैं, ठीक है। तो उन कक्षाओं के बारे में अगर हम 2 या 3 टॉपिक अगर पहले से पढ़ लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम आगे वाली क्लासेस के बारे में जानकारी ले रहे हैं। उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि यार ये वो बेहतरीन टीम है जो आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया सा क्वालिटी एजुकेशन लेकर के आ रही है ना। और इसी टीम के साथ अगर आप लोग अगले साल के लिए भी बने रहना चाहते हैं, ऑफलाइन सेंटर में हमारे आना चाहते हैं, तो आपको उनका सादर आमंत्रण हम लोग आप लोगों को दे रहे हैं कि भाई आओ और ऑफलाइन सेंटर में हमारे एक बार विजिट करके जाओ। क्योंकि अगर आप कोटा में हैं तो टीटीवी में नहीं आए तो फिर क्या ही किया कोटा आकर के, ऐसा कुछ राइमिंग सा लाइन में अगली बार बना लूंगा यार, बट अभी के लिए इतना काफी है। तो मेरे इंट्रोडक्शन के बाद टेलीग्राम के वो ग्रुप्स अगर आप कोटा में नहीं हैं तो इन ग्रुप्स को ज्वाइन करना बेहद अति आवश्यक है, ताकि आप वहां पर जाकर हमारा सैंपल स्टडी मटेरियल देख सकें। और सैंपल स्टडी मटेरियल देखने के बाद अगर आप लोगों की इच्छा या ऐसा आप लोगों का मन करता है कि बॉस मुझे ये सैंपल स्टडी मटेरियल चाहिए ही चाहिए, तो लाल रंग में जो है लिखा हुआ है कि 9,000 रुपये है। मगर मैं बता दूं कि भाई 1 मार्च निकल चुकी है और प्राइस जो है बाय 20% हाइक हो चुका है, ठीक है। सो 10,800 जो है फाइनल प्राइस हो चुका है नेक्स्ट सेशन के लिए, तो उसको आप अवेल कर सकते हैं। बट खुशी की बात क्या है कि ये जो कोड है AK Live दैट इज स्टिल एक्टिव एंड इट विल गिव यू अ डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन ऑल द पैकेजेस व्हिचएवर यू वांट टू बाय, ठीक है। तो फटाफट से खरीद लीजिए यूजिंग योर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग वाला पेमेंट गेट पे। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा आती है तो यू गाइस कैन कॉल ऑन द नंबर्स 9549041111, और एल्स इफ यू वांट टू टॉक टू मी एंड हैव अ चिट चैट विद मी, यू गाइस नीड टू वेट फॉर द नेक्स्ट स्लाइड्स टू अपीयर, बिकॉज़ वहां मेरा नंबर और मेरा टेलीग्राम आईडी दोनों फ्लैश होता हुआ आप लोगों को नजर आ जाएगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और कर लीजिए कार्डिनल प्रॉमिस, क्योंकि ये हमारी है रेगुलर का रिचुअल, यानी कि हर बार की प्रथा। जब हम लेक्चर लेकर के आते हैं तो आप लोगों से कार्डिनल प्रॉमिस डेफिनेटली करवाते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप बने स्मार्ट स्टूडेंट। और उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए बता दूं भाई कि क्वेश्चंस ऑन मिक्सचर चैप्टर नंबर कौन सा है, 16, जो कि आखिरी चैप्टर है, वो हम आज करने वाले हैं। इसके बाद हम ओलंपियाड लेवल सेशन करेंगे ऑन द सेम टॉपिक्स। आज के लिए यहां ध्यान से देखो और बताओ कि भाई वेन डायग्राम और कैलेंडर पे बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग को करने हैं, ठीक है। पहला सवाल आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर ऐसा है कि अभी थोड़ी देर में शायद भूकंप आने के चांसेस हैं, मैं ऐसा तुम्हें बता रहा हूं, है ना। तो अगर भूकंप आ भी जाए तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि हम किसी भी कंडीशन में हमारी क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थोड़े से चांसेस लग रहे थे मगर अब जो है कम हो चुके हैं। रिक्टर स्केल मेरे दिमाग में चल रहा है बेटा, माइनर भूकंप आया था, डिस्टर्बेंसेस हुए थे, पर वो डिस्टर्बेंसेस जो है रेगुलर नहीं चलेंगे, ऐसा हम वादा कर देते हैं। तो कर लीजिए अपना पहला सवाल और थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि आप करते हैं मुझसे बेहद मोहब्बत विद दी थिंग। देखिए क्या है कि मरना नहीं है बेटा, मरना नहीं है, बिल्कुल नहीं मरना है ना। चलिए आइए शुरू कर लेते हैं। पहला सवाल देख लो यार, ठीक है। पहला सवाल देख लो यार। क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम इज डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप अमंगस्ट द साइंटिस्ट, कार ओनर्स और फीमेल्स। बहुत ही बढ़िया सवाल है यार ये, है ना, बहुत ही बढ़िया सवाल है। और इस सवाल का जवाब आप लोगों को बहुत तरीके से देना आना चाहिए, है ना। कुछ रिलेशन है, कुछ तरीका है जो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। देखो यार, पॉइंट ये है कि साइंटिस्ट, कार ओनर्स और फीमेल्स जो है तीनों ही बहुत बढ़िया बढ़िया शब्द हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया जो कैरेक्टराइजेशन है। अब मुझे सिंपल सी एक चीज बताओ कि साइंटिस्ट अगर मैं यहां लेता हूं, साइंटिस्ट, कार ओनर्स और फीमेल्स, तो फीमेल एक ऐसा कैरेक्टर है जो साइंटिस्ट के साथ भी क्लब हो सकता है, फीमेल एक ऐसा कैरेक्टर है जो कार ओनर्स के साथ भी क्लब हो सकता है ना। और जो साइंटिस्ट है वो डेफिनेटली कार ओनर भी हो सकता है, और जो साइंटिस्ट है वो डेफिनेटली कार ओनर भी हो सकता है। तो इस हिसाब से अगर मैं यहां नॉर्मली देखता हूं तो मेरे हिसाब से मैं
कार ओनर्स में यहां पे भी कुछ ऐसा बना सकता हूं कि यार कुछ लोग साइंटिस्ट हैं, ठीक है, तो ऐसा कुछ डायग्राम मेरे सामने बन करके आना चाहिए, है ना। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट चीजें क्या हो सकती हैं, आओ थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। लेट्स से, याद है क्या यार वो जो मैंने तुम लोग को एग्जांपल दिया था टेनिस प्लेयर्स और क्रिकेट प्लेयर्स और स्टूडेंट्स वाला, ठीक है, तो तीनों को अलग अलग पहले बना लेते हैं, है ना। पहले तो यहां लिख लो साइंटिस्ट, ठीक है, यहां लिख लो आप फीमेल्स, ठीक है, और यहां लिख लो आप अपना क्या, कार ओनर्स, ठीक है। अब मुझे बताओ कि कार ओनर कौन कौन हो सकते हैं। कार ओनर, एन गायब हो गया इसमें से, और यहां पर भी एन हो सकता है, ठीक है। कार ओनर्स कौन कौन हो सकते हैं। अब अगर एक कार ओनर जो है साइंटिस्ट हो सकता है और एक नॉन साइंटिस्ट हो सकता है, ठीक है। इसी साइंटिस्ट और नॉन साइंटिस्ट के केस में साइंटिस्ट में मेल भी हो सकती है, हो सकता है सॉरी, और फीमेल भी हो सकती है, ठीक है। ऐसे ही नॉन साइंटिस्ट के केस में भी मेल और फीमेल हो सकते हैं, है ना, क्योंकि ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि जो मेल है वही साइंटिस्ट होगा या जो फीमेल है वही साइंटिस्ट होगा, है ना, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास ये 3 वर्ड्स हैं, ठीक है, तो इन्हीं में अगर मैं कैटेगराइजेशन करता हूं तो साइंटिस्ट, ये नॉन साइंटिस्ट वाला खेल जो है अभी के लिए थोड़ी देर के लिए खत्म कर देते हैं, ठीक है। या ऐसा करो, लिख लो यार इसको, है ना, ताकि बार बार मुझे लिखना नहीं पड़ेगा, ये मेल और ये फीमेल, ठीक है। अब ये कैटेगराइजेशन या ये कैरेक्टरिस्टिक्स में यहां अगर आपको प्यार से एक्सप्लेन या तरीके से एक्सप्लेन करता हूं तो ध्यान से देखो यार कि इस डायग्राम को मैं वापस से मिटाता हूं। अब इस कैटेगराइजेशन को हम यहां वापस से एक बार बनाते हैं। तो मैंने क्या बनाया कि मैंने ये साइंटिस्ट बनाए, ठीक है। अब इन साइंटिस्ट के अंदर अगर मैं ऐसा कहता हूं कि कुछ फीमेल्स हैं, तो फीमेल यहां आ गई। हम ये कह सकते हैं कि कुछ फीमेल्स साइंटिस्ट हैं और जो कुछ है वो साइंटिस्ट नहीं है, उसके अलावा कुछ और भी हो सकती है। उसमें हाउसवाइफ आ गया, उसमें डॉक्टर आ गया, उसमें इंजीनियर आ गया, उसमें आपका डेंटिस्ट आ गया, बहुत सारी चीजें हैं जो फीमेल्स और भी कर रही हैं साइंटिस्ट होने के अलावा, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अब मेरे पास जो आखिरी रिलेशन बचा है, अब देखो साइंटिस्ट जो था मेरा, साइंटिस्ट में कुछ फीमेल्स हैं, ऐसा मैंने बता दिया कि ये पार्ट है साइंटिस्ट जो कि फीमेल्स है, तो ये रिमेनिंग पार्ट कौन सा हुआ, साइंटिस्ट जो कि मेल है। अब मेरे पास कार ओनर्स वाली बात आती है, तो मैं ऐसा तो नहीं कह सकता ना कि जो मेल्स हैं वही कार चलाते हैं, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं कह सकता। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर कार ओनर्स बना देता हूं, ठीक है। अब क्या हुआ, इस रिलेशन के बनने से मुझे यह पता चला कि कुछ फीमेल्स ऐसी हैं जो कार ओनर्स तो हैं मगर साइंटिस्ट नहीं है। फीमेल्स कार ओनर्स नॉट साइंटिस्ट, ठीक है। यहां पर कुछ कार ओनर्स जो हैं वो ना तो फीमेल हैं मगर साइंटिस्ट जरूर हैं, ये नॉट फीमेल कॉमा बट मेल साइंटिस्ट्स एंड कार ओनर्स, ठीक है, ऐसा कुछ बना सकता हूं। और कार ओनर्स जो कि ना तो फीमेल है और ना ही साइंटिस्ट है वो यहां आ गए, और ऐसे लोग जो फीमेल भी हैं, कार ओनर्स भी हैं और साइंटिस्ट भी हैं, तीनों क्वालिटीज जिनमें है वो यहां आ गए, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा एप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन ए। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया मेरे भाई। मेरे हिसाब से समझ में आना चाहिए कि तीनों का रिलेशन जो है हम इसी तरीके से निकाल के बाहर पटक सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इस रिलेशन में अगर आप देखते हो ना तो इस रिलेशन में एक जो है वर्ड बीच में आ रहा है, दैट मींस ऐसे कार ओनर्स जो साइंटिस्ट है सिर्फ, तो सिर्फ साइंटिस्टों के पास कार थोड़ी होती है भाई, है ना।
ऐसे साइंटिस्ट भी होते जिनके पास कार नहीं होती, तो हमने यहां पर मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन दे दिया है। ठीक है, समझ गए? ठीक है भाई, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ठीक, देखो ऑप्शन बी भी कुछ हद तक ठीक है, मगर अगर ऑप्शन बी में आप ये सेंटर वाले सर्कल या छोटू सर्कल को लेते हो, तो इसमें अगर आप कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक डालते हो, जैसे साइंटिस्ट डालते हो अगर मान लो, तो सारे साइंटिस्ट कार चलाते हैं ऐसा फिक्स हो जाएगा, या सारी साइंटिस्ट फीमेल है ऐसा फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कार ओनर्स डालते हो तो सिर्फ कार ओनर्स जो है ना वही साइंटिस्ट है, बाकी लोग साइंटिस्ट नहीं है, ऐसा कुछ हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं। अब यहां पर अगर आप फीमेल डालते हो, ठीक है, फीमेल डाला तो सारी फीमेल्स जो है ना वो साइंटिस्ट हैं ऐसा प्रूव हो जाएगा। नहीं कर सकते भाई, सारी फीमेल साइंटिस्ट थोड़ी हो सकती हैं। और अगर आप यहां साइंटिस्ट डालते हो और यहां बाहर में फीमेल डालते हो, तो फीमेल जो है ना उनमें से कुछ लोग साइंटिस्ट हैं, बाकी सारी गड़बड़ है। तो ये सारी चीजें लॉजिकल इलॉजिकल समझ में नहीं आती हैं, बट यहां पर दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम व्हेन इट कम्स टू साइंटिस्ट्स, फीमेल्स एंड कार ओनर्स। ठीक है, सारी चीजें समझा दी मैंने आपको कि भाई कार ओनर्स जो है वो फीमेल्स के अलावा भी कोई और हो सकते हैं, कार ओनर्स जो है वो फीमेल्स भी हो सकती हैं, कार ओनर्स जो है वो फीमेल हो सकती हैं और साइंटिस्ट भी नहीं हो सकती हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें समझा दी है मैंने आपको इसमें। तो मूव करते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, जो है हमारा सेकंड क्वेश्चन ऑफ द डे। विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम contains correctly represents the relationship amongst swimmers, women and cricketers? बताओ भाई, बताओ भाई। जल्दी बताओ। स्विमर स्लैश वुमेन एंड क्रिकेटर्स। ध्यान रखना, वर्ड्स का बहुत गहरा मतलब हो सकता है यहां पर। जल्दी बताइए भाई। स्विमर्स स्लैश वुमेन स्लैश क्रिकेटर्स। अगेन इसमें भी हम सारे डायग्राम्स को अगर ध्यान से देखते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ऑप्शन डी से हम शुरुआत करेंगे। ऑप्शन डी में अगर आप देखते हो तो स्विमर, वुमेन और क्रिकेटर्स का हम बात कर लेते हैं। भाई क्या ऐसा हो सकता है कि ऐसी वुमेन्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्विमर्स हैं?
सिर्फ और सिर्फ क्रिकेटर्स हैं, है ना, और कुछ वुमेन्स कुछ भी नहीं कर रही है, या हाउसवाइफ्स हैं, या कुछ और कर रही है, टीचिंग कर रही है, इंजीनियर्स हैं, या जो भी हैं, ठीक है। ये रिलेशन मोस्ट इनएप्रोप्रिएट है, क्योंकि तीनों चीजें जो है वुमेन्स कर सकती हैं। हमने वुमेन्स को क्रिकेट खेलते हुए देखा है, हमने वुमेन्स को स्विमिंग करते हुए भी देखा है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो वेन डायग्राम है, ये थोड़ा सा मुझे गलत नजर आ रहा है। आगे बात करता हूं मैं आगे वाले डायग्राम के लिए, इसके लिए ऐसी वुमेन, अब यहां देखो, वुमेन्स जो स्विमर्स हैं, मतलब हमने क्या किया, हमने ये डिक्लेयर कर दिया कि वुमेन बहुत सारी हैं और उन वुमेन्स में कुछ स्विमर्स हैं और कुछ क्रिकेटर्स हैं। तो इसका मतलब हमने ये डिक्लेयर किया है भाई कि यहां पर स्विमर्स जो है मेल हो ही नहीं सकते। नो मेल इज अ स्विमर, नो मेल इज अ क्रिकेटर, ऐसा भी नहीं हो सकता। कथित गलत है ये चीज। आगे बात करते हैं, वी विल टॉक अबाउट दिस अगेन। अब यहां मैंने क्या डिक्लेयर किया, यहां मैंने ये डिक्लेयर किया कि स्विमर स्लैश वुमेन स्लैश क्रिकेटर। अगर मैं यहां पर वुमेन डालता हूं तो मैं ये डिक्लेयर कर देता हूं कि सारी वुमेन या तो स्विमर है या फिर क्रिकेटर्स हैं, उसके अलावा वुमेन कुछ कर ही नहीं रही है। ऐसा नहीं हो सकता ना, तो ये रिलेशन भी गलत हो गया आपका। वापस आते हैं हमारे पिछले वाले रिलेशन पे, जो मैंने आप लोगों को साफ कथित तरीके से समझाया था कि भाई कुछ वुमेन जो हैं, अब ये देखो, वुमेन, क्रिकेटर्स और स्विमर्स, यहां पर इस रिलेशन में हमें क्या पता चल रहा है कि कुछ सिर्फ स्विमर्स हैं, ठीक है, जो कि मेल्स हैं, है ना, वुमेन के अलावा मेल ही तो होगा। अब यहां अगर मैं आता हूं कि कुछ सिर्फ क्रिकेटर्स हैं जो कि मेल हैं, ठीक है, ये सिर्फ वुमेन है जो कि क्रिकेट और स्विमिंग के अलावा दूसरे काम कर रही हैं, ठीक है। अब ये जो एरिया है ये इज कॉमन इन क्रिकेटर्स एंड वुमेन, यानी कि ऐसी वुमेन जो कि क्रिकेटर्स हैं, ऐसी स्विमर्स और क्रिकेटर्स जो कि वुमेन नहीं है, ऐसी वुमेन जो कि सिर्फ और सिर्फ स्विमर्स हैं, और लास्ट दिस कॉमन एरिया विच इज ऐसी वुमेन जो कि क्रिकेटर भी हैं और स्विमर भी हैं, और साथ ही साथ वुमेन तो है ही, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां पर एक्सप्लेन की जाती हैं, एंड विच अगेन इज अ एप्रोप्रिएट रिलेशन फॉर मी, दैट इज ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी माय करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, समझ गए कि नहीं समझे? अगर नहीं समझे तो समझ जाओ, क्योंकि यही रिलेशन है। वापस से रिवाइंड करके सोल्यूशन को समझ लो, सुन लो, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन पढ़ो भाई। Which of the following Venn diagram best represents the relationship between professors, authors and females? यार फिर से वही चीज जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, एक बार फिर से ढंग से इस क्वेश्चन को देखो, वापस से बताओ मुझे कि प्रोफेसर्स, ऑथर्स और फीमेल्स क्या हो सकता है? जल्दी देखो यार, क्या रिलेशन बता सकते हो आप प्रोफेसर्स, ऑथर्स और फीमेल्स के बीच में? जल्दी बताओ।
जल्दी बताओ भाई, प्रोफेसर ऑथर्स और फीमेल्स के बीच में कैसे रिलेशन बता सकते हो आप? वापस से मैं बार बार जब ये चीज बोल रहा होता हूं ना यार, तो उसको ध्यान से जरा सुन लिया करो। प्रोफेसर्स, ऑथर्स, फीमेल्स, आओ, फीमेल्स, प्रोफेसर्स एंड ऑथर्स। ऐसा हो सकता है क्या कि ऑथर्स सिर्फ और सिर्फ जो है वो फीमेल्स ही हो, या फिर ऑथर्स में से सारी फीमेल्स ही ऑथर हो, या फिर सारी फीमेल्स ही प्रोफेसर्स हो? नहीं हो सकता। तीनों एक ही दोनों इंसान एक ही चीज कर रहा हो, ये भी हो सकता है, तो ये भी गलत आंसर है। ये डेफिनेटली नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहां पे मैं रिलेशन लिखने जाता हूं तो मैं क्या लिखूंगा? ऐसी प्रोफेसर्स जो सिर्फ ऑथर्स हैं, मतलब सारे प्रोफेसर्स में से कुछ ऑथर्स हैं तो ऑथर सारे ऑथर्स प्रोफेसर्स हो गए? ऐसा नहीं होता। सारी फीमेल्स ऑथर भी हैं और प्रोफेसर्स भी हैं, फीमेल्स उसके अलावा कोई काम ही नहीं कर रही हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए भी गलत हो गया है। अब मेरे पास जो आखिरी जवाब बचता है वो यही है कि ओनली फीमेल्स हु आर डूइंग सम अदर वर्क देन बीइंग अ प्रोफेसर एंड ऑथर, दैट मींस द हाउसवाइफ, इंजीनियर्स और इलेक्ट्रिशियंस और व्हाटएवर। ओनली ऑथर्स हु आर नॉट फीमेल्स एंड नीदर प्रोफेसर्स। Only professors who are neither females nor authors, that means males but not authors. Only professors who are authors, only females who are authors, only professors who are females, only professors authors who are females. ठीक है? Most suited example और expression option B। 3 क्वेश्चंस में हमारा जवाब एक ही तरीके का बैठा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लॉजिक डेफिनेटली होगा। चलिए आइए चौथे सवाल पे। भाई साहब, ये जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है ना, वो हम बात जरूर करेंगे। क्या है भाई? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक, जहां पर ए बी सी डी ई एफ जी एच सब तरीके के रिप्रेजेंटेशन दे रखे हैं, और आपको यह बोला हुआ है कि केक इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, चाइनीज इज रिप्रेजेंटेड बाय ट्रायंगल एंड आइसक्रीम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय आपका रेक्टेंगल। स्टडी द डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स हु लाइक आइसक्रीम्स एंड केक बट नॉट चाइनीज। क्या बोला है? स्टडी द डायग्राम and identify the students who like ice cream and cake but not Chinese। भाई ऐसे लोगों के बारे में बताओ जिनको, अब यार देखो क्या है ना, यहां पर आप चाहो तो ये स्टूडेंट वाला फ्रैक्शन या जो वर्ड है ये हटा सकते हो थोड़ी देर के लिए, लोगों से बात कर लेते हैं। ऐसे लोगों के बारे में बताइए जिनको सिर्फ और सिर्फ आइसक्रीम और केक पसंद है, चाइनीज कतई पसंद नहीं करते, तो उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसका मतलब यह है कि उसमें चाइनीज का एक भी हिस्सा नहीं आना चाहिए, है ना। जैसे मान लो आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको मिर्ची पसंद नहीं होती, तो आप क्या करते हो? आपके खाने में मिर्ची बिल्कुल भी नहीं डलती ना। उसी तरीके से यहां भी यही कहा गया है भाई कि ऐसे लोग बताओ जिनको चाइनीज खाना ही नहीं पसंद बिल्कुल भी, तो वो सिर्फ और सिर्फ केक
और आइसक्रीम खाएंगे, तो दैट मींस चाइनीज का एक भी हिस्सा वहां इंक्लूड नहीं होना चाहिए। और मेरे हिसाब से चाइनीज का हिस्सा जो है वो सिर्फ ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर ट्रायंगल इज रिप्रेजेंटिंग मेरा चाइनीज, तो इसका मतलब ऐसा हिस्सा जो ट्रायंगल को टच करके भी ना निकले वो सिर्फ ये है, यानी कि ओनली एफ। ठीक है, अब ओनली एफ इज द पार्ट who never eat Chinese। ठीक है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो सिर्फ केक और आइसक्रीम का हिस्सा खा रहे हैं। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि सर केक तो बी भी खा रहा है, केक तो सी भी, आइसक्रीम तो सी भी खा रहा है, तो बी और सी क्यों नहीं आया? क्योंकि भाई यहां पर जो कनेक्टिव लगा हुआ है वो है एंड का मतलब केक और आइसक्रीम दोनों खाते हैं, तो इसका मतलब एफ भी ऐसे लोग हैं जो केक और आइसक्रीम दोनों खाते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी माय आंसर। क्लियर है? क्लियर है का बाबू? चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ द अमेजिंग टाइप। देखो यार, क्लोथ्स, फ्लावर्स एंड आपका ब्राइट थिंग्स, ऐसा कुछ कहा हुआ है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जरा मुझे बताइए। हाँ भाई, तो जवाब तुम लोगों को पता है ना? बताओ, which of the following Venn diagram correctly describes the relationship? Which of the following Venn diagram correctly describes the relationship between the flowers, cloths and brighter things? बताओ भाई। बताओ भाई, बताओ।
देख रहे हो, क्लोथ्स फ्लावर्स तो कभी नहीं हो सकते, है ना? देख रहे हो, फ्लावर्स क्लोथ्स तो कभी नहीं हो सकते, ठीक? तो कॉम्बिनेशन वाला केस खत्म। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि सारे क्लोथ्स फ्लावर्स हैं, है ना, और सारे ब्राइट थिंग्स क्लोथ्स और फ्लावर्स हैं, कतई ना हो सकता भाई। ऐसा भी नहीं हो सकता कि क्लोथ्स को अलग पटक दो, क्योंकि क्लोथ्स ब्राइट थिंग का हिस्सा डेफिनेटली होंगे, है ना? क्योंकि यार देखो, मुझे जहां तक पता है, मैं जहां तक लोगों को देखता हूं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नियॉन कलर के कपड़े पहनते हैं। जैसे आजकल बड़ा चल रहा है स्पोर्ट्स कम्युनिटी में, नियॉन ग्रीन, है ना, नियॉन ऑरेंज, नियॉन येलो, बहुत लोग पहनते हैं। तो ब्राइटर थिंग्स कैन बी अ पार्ट एंड कैन नॉट बी अ पार्ट। तो लास्ट रिलेशन क्या है, आओ बताते हैं तुम्हें कैसे। ऐसे फ्लावर्स या ऐसे फ्लावर्स जो कि गलत लिख दिए हम, रुकिए जरा। वही मैं रुक गया था। ठीक है, और ये लो, अभी बेस्ट सूटेड है। ऐसे फ्लावर्स जो कि ब्राइट हैं, ये रहे। ऐसे फ्लावर्स जो कि ब्राइट नहीं हैं, ये रहे। ऐसे क्लोथ्स जो कि ब्राइट नहीं हैं, ये रहे। ऐसे क्लोथ्स जो कि ब्राइट हैं, ये रहे। और ऐसी चीजें जो कि ब्राइट तो हैं मगर ना तो क्लोथ हैं और ना ही फ्लावर्स हैं, वो ये रही। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए। चलिए, तो इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। और इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले सवाल के ऊपर। ओ भाई साहब, कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चंस आर हियर। कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चंस आर हियर। कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो दिन का बहुत जिक्र होता है, दिन का भी जिक्र होता है और ऐसी चीजों का भी जिक्र होता है जो कि तारीख से रिलेटेड होती हैं। और तारीख से मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज याद आती है, वो है संजय दत्त, नहीं, सनी देओल की मूवी। चलिए जी, विच ईयर इज द लीप ईयर अमंग्स द फॉलोइंग? मैंने दो तरीके बताए थे। लीप ईयर या तो ऑर्डिनरी ईयर हो सकता है, ऑर्डिनरी तो अलग ही होता है। नॉर्मल लीप ईयर हो सकता है, सेंचुरी ईयर लीप ईयर हो सकता है। ठीक है, क्या यहां पर कोई सेंचुरी ईयर नजर आ रहा है क्या? अब सेंचुरी ईयर क्या होता है सर? ऐसे ईयर जहां पर डबल जीरो तुम्हें दिख जाए लास्ट में, डबल जीरो लास्ट में दिख जाए, वो सेंचुरी ईयर कहलाता है। बाकी सारे नॉर्मल ईयर्स होते हैं। तो ये सारे नॉर्मल लीप ईयर्स हैं। सेंचुरी ईयर के केस में हम क्या कहते हैं कि 100/400 से डिविजिबल होना चाहिए। इसके केस में हम कहते हैं कि सिर्फ 4 से डिविजिबल हो तो भी चलेगा, दौड़ेगा एकदम।
2001 not divisible by 4, 2002 not divisible by 4, 19 not divisible by 4 and 20 is divisible by 4 क्योंकि 20 ऊपर लिखो नीचे 4 लिखो, पंजे 0 पंजे, खत्म हो गया भाई। 505 400 से डिविजिबल, और सॉरी हाँ 4 से डिविजिबल, तो खत्म होकर के 2020 मेरा लीप ईयर आ जाएगा। ठीक है, यही अगर इसी सवाल में आपसे ये पूछ लेता कि भाई नॉन लीप ईयर्स बताओ, तो आप क्या कहते? नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर। ठीक है, क्योंकि इन दिनों में 300, इन सालों में ओनली 365 दिन होते हैं, 366 दिन नहीं होते। ठीक है, ठीक है, चलिए। विच ईयर इज द लीप ईयर अमंग्स द फॉलोइंग? Which year is the leap year amongst following? Century year, century year। तो इसमें डिविजिबिलिटी रूल लगेगा 400 वाला, 400 वाला। इसमें डिविजिबिलिटी रूल लगेगा 4 वाला, 4 वाला। 21/5 नॉट डिविजिबल, नो नॉट अ लीप ईयर। 2100 नॉट अ लीप ईयर, 400 से कैसे डिविजिबल होगा भाई? 4 से डिविजिबल ही नहीं होगा, तो 400 तक तो जाने की जरूरत ही नहीं है। 2102 नो नो नो, ठीक है, करके भी देख सकते हो आप। 5 1 कैरी ओवर 0 4 8 2 2 22 नॉट डिविजिबल, खत्म। ठीक है, 2400 सीरियसली डिविजिबल बाय 6 6 4 24, खत्म। मेरा आंसर 2400 इज लीप ईयर अमंगस्ट ऑल दीज। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं? ऑप्शन डी को अपना आंसर मार्क कर दूंगा। ठीक है भाई, समझ गए क्या? लेट्स मूव ऑन टू द 8th क्वेश्चन। Let's move on to the 8th question. Which year is a leap year amongst the following? अब देखो, there is a group of years given to you. पेयर दिए हुए हैं, पेयर दिए हुए हैं, पेयर दिए हुए हैं। कुछ सेंचुरी ईयर्स हैं, कुछ नॉन सेंचुरी कॉमा सेंचुरी ईयर्स हैं। सिंपल डिविजिबिलिटी रूल लगाओ। 2100 में 400 का भाग दो, 2300 में 4 का भाग दो, नहीं हो रहा। 2019 2028 2800 नॉट डिविजिबल, 2800 डिविजिबल बाय 400, 4 7 28 डिविजिबल, बट पेयर होना चाहिए, तो इसका मतलब नो, नॉट द आंसर। सेम इज द केस विद दिस ब्यूटिफुल थिंग। ठीक है, तो ओनली डिविजिबल इज दिस वन, यानी कि 4000 से आपका 400 से डिविजिबिलिटी रूल खत्म हो गया 10, कॉमा 4400 से आपका वापस 400 वाला डिविजिबिलिटी रूल खत्म हो गया। दिस इज दिस 11 and 10, दैट मींस दीज बोथ आर लीप ईयर्स, और मेरा आंसर मुझे मिल गया। ठीक है भाई, क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। 9th क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग। ये कहता है कि 1st January 2000 was Saturday। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, होगा। देन इट अगेन सेज दैट विच डे ऑफ द ईयर was 31st December। इनके हिसाब से सेम ईयर की बात कर रहा है।
सेम ईयर की बात कर रहा है, इसका मतलब 31 दिसंबर और 1 जनवरी को जो 2000 है, यानी कि 31 दिसंबर 2000 वाले दिन कौन सा डे था ये बताना है। तो अगर मुझे ये याद है कि मैंने लीप ईयर और नॉन लीप ईयर यानी कि लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर की क्वालिटीज या स्पेसिफिकेशंस या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, तो मुझे ये भी याद होगा कि वो क्या क्या थी। 365 डेज होते हैं। अब डेज तो कैलकुलेट करने बैठूंगा नहीं मैं, 1 2 3 4 नो। ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैं ये याद करता हूं कि अगर 2000 मेरा लीप ईयर हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, 366 डेज होंगे, यानी कि एक दिन ज्यादा होगा। यानी कि अगर सैटरडे है तो एक दिन आगे बढ़ेगा। तो अगर 2000 इज डिविजिबल बाय 400 विच विल गिव मी अ यस, तो अब मुझे ये पता है कि सैटरडे होगा पहला दिन, तो अगला दिन जो है एक दिन प्लस होकर के जाएगा, दैट मींस संडे आएगा। तो मैं साफ साफ कह देता हूं कि दिस विल बी संडे, क्योंकि मुझे ये पता चल गया कि दिस ब्यूटिफुल ईयर यानी कि 2000 is having 366 days in it. ठीक है, as it's a leap year। ठीक है भाई, बहुत क्लियरली ये चीज सिद्ध हो गई। चलिए चले, लिख लो यार, इसको लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं, लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए 10वां सवाल। 1st of January 2001 was Monday. Which day of the year was 31st of December? वापस वही सेम ईयर की बात हो रही है। क्या हो रही है? सेम ईयर की बात हो रही है। दैट मीन्स अगर मुझे ये पता चल जाए कि ये साल कौन सा था, तो मैं ये बता सकता हूं कि इजीली दिस इज अ ordinary year with 365 days। ठीक है, and that means if first day is Monday, then last day will again be Monday। Monday या Sunday, रोज खाओ अंडे। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर है। द फर्स्ट डे इज मंडे, देन द लास्ट डे विल अगेन बी मंडे ओनली। ठीक है भाई, सो दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर फॉर टुडे एंड इजी क्वेश्चंस है भाई दोनों के, क्योंकि टफ क्वेश्चंस जो हैं हम डेफिनेटली 8th क्लास में जाकर के डेफिनेटली सीखने वाले हैं दोनों टॉपिक्स के ऊपर, जहां पर वेन डायग्राम और कैलेंडर बेस्ड टेस्ट हम लोग करने वाले हैं अगले साल के लिए, उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, टिल देन कीप लाइकिंग द वीडियो, कीप शेयरिंग द वीडियो इफ यू हैवंट डन इट येट, keep subscribing to the channel Talking Textbooks Kota Live, and do not forget to press the bell icon so that you guys may remain notified for the upcoming awesome videos of this amazing team from Kota itself। ठीक है, अभी तक हमारा साथ बनाए रखने के लिए या साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी इन 7000 प्लस मेंबर्स की फैमिली को और बढ़ाते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। इसी तरीके से हम आपके लिए और भी बढ़िया बढ़िया चीजें लाते रहेंगे। एंड कीप यूजिंग माय कोड AK Live टू गेट द डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन ऑल द पैकेजेस एंड व्हिचएवर पैकेज यू वांट टू बाय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बाय बाय एवरीवन।